बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 14। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ और ये चैप्टर नंबर 5 है। इस चैप्टर का नाम है सीरीज सर्किट। इससे पहले हम लोगों ने जो सर्किट पढ़ा है वो बहुत ही एक सिंपल सा सर्किट है। इसको हम सिंपल सर्किट कह रहे थे क्योंकि उसमें सिर्फ एक रेजिस्टर लगा होता था और एक ही जो है वो हम बैटरी उस सर्किट के अंदर इस्तेमाल करते थे। और अब जो है वो हम ऐसा सर्किट पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर ये दो कंपोनेंट्स यानी बैटरी और रेजिस्टर के अलावा भी और भी चीजें मौजूद होंगी। और कौन सी चीजें हो सकती हैं? रेजिस्टर्स ही होंगे क्योंकि सिंपल सर्किट के अंदर रेजिस्टर्स ही हम अभी पढ़ेंगे। उसके अलावा कैपेसिटर, इंडक्टर्स और भी बहुत सारी तरह के कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स मौजूद हो सकते हैं। ट्रांजिस्टर्स हैं, डायोड्स हैं, एलईडीज हैं, वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम जो है वो इस सिंपल से सर्किट के अंदर मजीद ऐड करेंगे बहुत सारे रेजिस्टर। अच्छा, किस तरीके से ऐड करेंगे? सीरीज में ऐड करेंगे। तो हम अगर वो सीरीज में लगे हुए हैं बहुत सारे रेजिस्टर्स तो उनको हम कहेंगे कि ये सीरीज सर्किट है हमारा। वैसे तो ये भी सीरीज है, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में लगी हुई है बैटरी और रेजिस्टर। अच्छा, सबसे पहले ये कि हम देखते हैं डेफिनेशन सीरीज सर्किट की क्या होती है। सीरीज सर्किट जो है ये एक स्पेशल सर्किट है जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स सीरीज में लगे हुए होते हैं। सीरीज का मतलब है लाइन में लगे हुए होते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं। जैसे ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर की दो लेग्स हैं। तो एक लेग जो है वो उसकी कनेक्टेड है किसके साथ? बैटरी के साथ, और दूसरी लेग कनेक्टेड है दूसरे रेजिस्टर के साथ। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं रेजिस्टर R2 को देखूं तो इसकी एक लेग कनेक्टेड है R1 के साथ और दूसरी लेग कनेक्टेड है R3 के साथ। तो सीरीज सर्किट वो सर्किट होता है जिसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स जो हैं वो लाइन में लगे हुए होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कंटिन्यूसली। एक तो डेफिनेशन सीरीज सर्किट की ये होती है। और आसान सी डेफिनेशन चेक करने के लिए कि किस तरीके से हम चेक करते हैं कि ये सीरीज सर्किट है या नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वन करंट पाथ नजर आ रहा है, यानी रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, अगर आप उस सर्किट में एक जगह से चले, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने चलना शुरू किया और मैं जाती जा रही हूँ या करंट जाता जा रहा है, ठीक है, रेजिस्टर्स के अक्रॉस, और उसके बाद वापस मैं उसी पॉइंट पे पहुंच गई, यानी कि ये करंट का अगर हमारे पास एक ही रास्ता है तो वो सर्किट जो है वो सीरीज सर्किट कहलाएगा। ये सीरीज सर्किट को एक दूसरा तरीका है जिसके जरिए हम चेक करते हैं। शुरू में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, सीरीज सर्किट की पहचान नहीं होती, पैरेलल सर्किट्स की पहचान नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट की पहचान हो जाएगी। यहाँ पर मैंने रेजिस्टर्स पैरेलल लगाए हुए। पैरेलल में क्या होता है कि रेजिस्टर की एक लेग दूसरी रेजिस्टर की लेग से कनेक्टेड है और यहाँ पर भी वही रेजिस्टर, सेम रेजिस्टर की जो दूसरी लेग्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। ये कहलाता है पैरेलल सर्किट। ये एक दूसरे के साथ में पैरेलल लगे हुए हैं, बैटरी भी, रेजिस्टर दोनों। और अगर मैं गौर से देखूं तो अगर करंट मेरा फ्लो होगा तो उसको दो रास्ते मिलेंगे। एक करंट इस लूप के अंदर फ्लो होगा और इस लूप के अंदर भी एक करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो करंट पाथ्स हैं, तो डेफिनेटली अगर दो करंट पाथ्स हैं या दो से ज्यादा हैं तो मेरा सर्किट जो है वो सीरीज सर्किट नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा? पैरेलल सर्किट। तो सीरीज सर्किट की डेफिनेशन हमें यहाँ पर समझ में आ गई। सीरीज सर्किट के अंदर कंपोनेंट्स लाइन से लगे हुए होते हैं और उनके अंदर एक ही पाथ होता है करंट को फ्लो करने का। अच्छा, अब मैं आगे चलती हूँ। ये जो है सिंपल सा सर्किट है जो हम इससे पहले पढ़ रहे थे। सिंपल सर्किट के अंदर सिंपली एक बैटरी हो सकती है या एक रेजिस्टर हो सकता है, ये बैटरी के साथ कैपेसिटर, ये बैटरी के साथ इंडक्टर। ठीक है, ये सिंपल सर्किट है। लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सिंपल सर्किट भी जो लगे हुए यहाँ पे ये सीरीज में लगे हुए होंगे। अगर हम देखें गौर से तो ये जो सर्किट है ये हमारे सीरीज में लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये सीरीज सर्किट कहलाएंगे। ठीक है, और अगर आप इसको पैरेलल भी कहना चाहें तो आप कह सकते हैं इन दी सेंस कि इसकी एक लेग इस लेग के साथ और इसकी दूसरी वाली लेग इस दूसरी वाली लेग के साथ जो है वो कनेक्टेड है। लेकिन चूंकि इसके अंदर हमारे पास करंट का पाथ एक ही है तो फिर हम इसको पैरेलल के बजाय हम इसको सिंपल कह देते हैं। ठीक है, इसको ना अभी हम सिंपल इसको जब आप इसको बुक्स के अंदर पढ़ेंगे तो ना ये इस तरह का सर्किट सीरीज में शुमार होता है, ना ये पैरेलल में शुमार होता है। ठीक है, ये एक सिंपल सर्किट कहलाता है और इसके अंदर एक ही करंट पाथ होता है। तो इस सीरीज सर्किट की टर्म अमूमन उसी वक्त इस्तेमाल होती है जब हमारे पास
दो कंपोनेंट्स यानी कि ये दो कंपोनेंट से ज्यादा जो है ना वो कंपोनेंट्स मौजूद हो, तो फिर हमें जरूरत पड़ती है कि अच्छा भाई हम इसको चेक करें आइदर दिस इज अ सीरीज सर्किट और अ पैरेलल सर्किट। अगर सिंपली एक ही कंपोनेंट मौजूद है जैसे कि ये वाला हमारे पास है, तो फिर हम उसको एनालाइज नहीं करते कि अच्छा ये सीरीज है या पैरेलल है, ये क्या है। सिंपली हम उसको आराम से ओम्स लॉ के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट है। अच्छा ये जो है ना सीरीज सर्किट है, अब हम इसके अंदर चेक करना चाह रहे हैं। मैंने क्या किया कि ये देखें एक सर्किट है, ये डायग्राम देखें, ये सर्किट मैंने बनाया है। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट है, लेकिन अगर इसको मैं गौर से देखूं, मैं इधर से चलना स्टार्ट हुई हूँ, यहाँ जा रहे हैं, तो ये करंट इधर जा रहा है। इस रेजिस्टर से गुजरने के बाद जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसको दो रास्ते मिलेंगे, या तो वो यहाँ से जाएगा या वो यहाँ से जाएगा। करंट फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से गुजरता हुआ आगे जा रहा है। अब ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी मैंने मार्क किया हुआ है, ये देखें, ये यहाँ से सीधा सीधा इस रजिस्टर से गुजरा, फिर इस रजिस्टर से, फिर ये स्ट्रेट जाता जा रहा है इस रजिस्टर से। एक ही रास्ता मिला हुआ है इसको, ए से बी तक ये जितने भी रजिस्टर्स आ रहे हैं ये सारे के सारे जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, उस सर्किट के दो पॉइंट्स को मैं जो है ना वो कंसीडर कर लेती हूँ जस्ट, और उन दो पॉइंट्स को ही एनालाइज करती हूँ कि इन दो पॉइंट्स के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो सीरीज में है या नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं पूरा फुल कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कंसीडर करूँ जैसे कि इधर मैंने दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर एग्जांपल्स देखते हैं थोड़ी सी। सीरीज सर्किट के अंदर मैंने आपको बताया कि सीरीज सर्किट जो है वो बेसिकली ये सीरीज में लगे हुए सारे के सारे रेजिस्टर्स, ठीक है, ये दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इन रेजिस्टर्स को जोड़ते चले जाएंगे तो ये सीधे सीधे बहुत सारी जगह घेर लेते हैं। प्रैक्टिकली सर्किट्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, रेजिस्टर्स, एलईडीज, ट्रांजिस्टर्स। तो अगर हम फॉर एग्जांपल उनको सीरीज में जोड़ना चाहते हैं तो ये बहुत जगह घेर लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम सिंपली, हमारे पास हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर सीरीज कंपोनेंट्स हैं तो वो सीधा सीधा लगे हुए हों। थोड़ा सा हमें, जब हम सर्किट बोर्ड के ऊपर ये रेजिस्टर्स को सोल्ड कर रहे होते हैं तो सोल्डरिंग कर रहे होते हैं उनकी, तो हम इसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ट्विस्ट कर देते हैं ताकि वो जगह कम घेरे। लेकिन अगर आप गौर से देखें, जैसे ये एक सर्किट है नंबर 1, ये दो पॉइंट्स मैंने ले लिए किसी भी सर्किट के, तो अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही हूँ और मेरे पास ए से बी तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता है तो वो सीरीज सर्किट कहलाएगा, एक से ज्यादा रास्ते हैं तो वो पैरेलल कहलाएगा। तो अब ए से बी के दरमियान में यहाँ पर देख रही हूँ कि दो रास्ते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज अ पैरेलल सर्किट। अदरवाइज ये जितने भी सर्किट आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे जो है वो सीरीज सर्किट है, क्योंकि जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाती हूँ तो एक ही रास्ता मुझे मिलता है, ये ये और यहाँ पर भी, ये सारे के सारे मेरे सीरीज सर्किट्स हो गए। यानी सिंपली अगर हम कहीं भी सीरीज सर्किट पढ़ते हैं उसमें रेजिस्टर्स को पढ़ते हैं तो सिंपली सीरीज सर्किट हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा सीधा सीधा, वो इस तरह से ट्विस्ट भी हो सकता है। थोड़ी सी और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने बनाई नहीं थी। ठीक है, ये देखेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम जा रहे हैं, एक ही रास्ता है, मैंने उसको बहुत ही ट्विस्ट कर दिया है उस वायर को जिसमें रेजिस्टर्स लगे हुए। तो दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि एक ही रास्ता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। यहाँ पर देखें ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं जा रही हूँ तो भी मेरे पास एक ही रास्ता है, ये भी सीरीज सर्किट कहलाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज के अंदर जोड़ते हैं तो सिंपली वो स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रैक्टिकली नहीं जोड़े जाते, उनको बाज़ दफ़ा हम ट्विस्ट भी कर लेते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से पहचान होनी चाहिए सर्किट की, देख के हमें पता चल जाए कि अच्छा भाई ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो अब तक हम लोगों ने डेफिनेशन देखी है सीरीज सर्किट की, कि सीरीज सर्किट होता क्या है। अब हमें सॉल्व करना है सर्किट को, हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्किट थ्योरी के अंदर हम हमेशा 3 पैरामीटर्स जो है वो मालूम करने की कोशिश करते रहते हैं, रेजिस्टेंस, करंट या वोल्टेज। तो हम सीरीज सर्किट के अंदर भी देखेंगे बारी बारी कि रेजिस्टेंस जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, करंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और वोल्टेज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं सीरीज के अंदर। अच्छा ये जो है देखिए एक डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाई है, ये एक सर्किट है, सिंपल सा सर्किट, इसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 10 ओम्स है,
यहाँ पर 2 रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं 10 ohms के, 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं 10 ohms के। तो अब क्या होता है कि जब हम एक के बजाय 2 रेजिस्टर सर्किट के अंदर लगा देते हैं, उस पूरे सर्किट के अंदर जब रेजिस्टेंस करंट गुजरेगा तो पहले इस रेजिस्टेंस से गुजरेगा, फिर इस रेजिस्टेंस से गुजरेगा, तो उसको दुगनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट की अब क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 विच इज द 20 ohms इन दिस केस। पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस जो थी, टोटल रेजिस्टेंस R टोटल वो R1 के बराबर थी। अब अगर 2 रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए होंगे तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से ऐड करेंगे, और अगर 3 रेजिस्टर्स लगे हुए होंगे तो फिर उनकी रेजिस्टेंस को हम बढ़ाते चले जाएंगे और हम इसको इस तरीके से ऐड अप कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ये चीज देख रही हूँ कि अगर सर्किट में एक रेजिस्टेंस है तो 10 ohms, अगर 2 है तो 20 ohms, अगर 3 है तो 30 ohms। तो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट की क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो अब इस सर्किट की जो रेजिस्टेंस हो गई है वो 30 ohms हो गई। अच्छा, अब मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि अगर किसी सर्किट के अंदर बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, जैसे 3, और सेम वैल्यू के अगर हैं, सेम वैल्यू के अगर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो मैं कितने लगे हुए रेजिस्टर्स, 3 लगे हुए हैं, तो 3 को मैं कह दूंगी कि n इज व्हाट, n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 से, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस 10 ohms। तो टोटल रेजिस्टेंस मैं इस तरीके से भी निकाल सकती हूँ। अगर मेरे पास किसी सर्किट के अंदर 10 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 10 के 10 20 ohms के रेजिस्टर हैं, तो मैं सिंपली 20 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 से, और 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 200 हो जाएगा। ये टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट की मेरे पास 200 ohms हो जाएगी। तो हम आसानी से जस्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये जो रूल है ये टिप्स पे होना चाहिए कि अच्छा भाई, अगर हमें सीरीज सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस निकालनी होती है तो हम तमाम के तमाम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं और हम जो है वो उनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको कंक्लूजन में लिख भी दिया है कि टोटल रेजिस्टेंस जब भी हमें निकालनी होती है सीरीज सर्किट की, हम सब रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐड अप कर देते हैं, और n जो है वो इंटीजर है कोई, ठीक है। किसी सर्किट के अंदर इनफाइनाइट रेजिस्टर्स तो नहीं लगे होंगे, इनफाइनाइट सर्किट तो नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 20-25 होते हैं, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा तो और 40-50 हो जाएंगे, उससे ज्यादा क्या होगा। n की वैल्यू हमें उमन जो है वो 10, 12, 20 इस तरह तक रहती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मेरे पास किसी सर्किट के अंदर n रेजिस्टर्स लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू इक्वल है, तो मैं उसकी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकती हूँ। ये मैंने भी एग्जांपल आपको यहाँ पर बताई कि अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है ऐसे सर्किट में जहाँ पर तमाम के तमाम रेजिस्टर्स की वैल्यू बराबर है, तो फिर हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस सीरीज सर्किट के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे ये एक सीरीज सर्किट है, इसमें 5 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ था, 10 का, 15 ओम्स का, 20 ओम्स का। अगर मुझसे कहा जा रहा है कि आप इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकालें, तो मैं इन सबको प्लस कर दूंगी। 5, 10 कितने हो गए, 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50। इसका मतलब है इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, 50 ओम्स है। लेकिन अगर मैं गौर से देखूं तो 50 ओम तो R1 की वैल्यू यानी कि 5 ओम से भी बड़ा है, ठीक है। RT इज ग्रेटर देन R1, total resistance is greater than the individual value of the resistances, ठीक है। तो ये R total मेरा 50 ohms is always greater than the value of the individual resistance. तो RT is greater than R1, RT is greater than R2, RT is greater than R3, RT is greater than R4, और ऐसा ही होता है। अगर आप सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं, आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, और बाय मिस्टेक आपकी कोई कैलकुलेशन के अंदर गलती हो गई, कैलकुलेटर के अंदर, या आपसे आपका आंसर आ रहा है 15 ओम्स बजाय 50 के 15 ओम्स आ रहा है, तो फौरन वहां पर आप समझ जाएंगे कि मुझसे कुछ कैलकुलेशन में गलती हुई है। ये जो मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये हमेशा सबसे पहले आप चेक करें सबसे बड़ा इसके अंदर से कौन सा है रेजिस्टर, ये वाला है, तो 20 से भी ज्यादा ही होगी वैल्यू, ठीक है। 50 ओम्स, तो इसका मतलब है आपका आंसर ठीक है। लेकिन अगर आपका आंसर कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, आपका आंसर 15 ओम्स निकल रहा है, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि अरे भाई सबसे ज्यादा तो इस रेजिस्टर की वैल्यू है 20 ओम्स, तो 20 ओम्स से भी कम आ रहा है, तो इसका मतलब है मेरा आंसर गलत है।
तो ये जो है इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये है सीरीज सर्किट की कि टोटल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज सर्किट के अंदर बढ़ जाती है, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हम सीरीज सर्किट की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है, सीरीज सर्किट की हमें ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब हमें उस सर्किट की रेजिस्टेंस को बढ़ाना हो। सर्किट की रेजिस्टेंस अगर हम कहीं बढ़ाना चाहते हैं तो हम रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। व्हेन वी यूज सीरीज सर्किट, व्हेन वी वांट टू इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वी ऐड रेजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पर ये मैंने एक सर्किट बनाया है, इसमें मुझे आर टोटल मालूम करना है ए पॉइंट से बी पॉइंट। तो अब सिंपली चूंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैं जाऊंगी, एक ही रास्ता है, ये तीनों जो है वो एडअप हो जाएंगे और एडअप होने के बाद इनका आंसर आ जाएगा 18 वोल्ट्स। इसी तरीके से अब मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल रही हूँ, सेम सर्किट है जैसे यहाँ पे बनाया था मैंने ए और बी। तो ये लेकिन फर्क ये है कि अब ये जो रेजिस्टेंस है इनकी प्रीफिक्स चेंज है, ये किलो ओम्स में है, ये सिंपली ओम्स में है, ये मेगा ओम्स में है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इनको कन्वर्ट करने के लिए, और जब मैं इन तीनों को कन्वर्ट करूंगी तो मेरा फिर आंसर ये निकलेगा 10001,310 ओम्स। लेकिन जब मैं इसको पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर दूंगी तो ये 10 मेगा ओम्स ही इसका आंसर आएगा। क्यों? इसलिए कि हमें नजर आ रहा है कि ये 10 मेगा ओम्स इज वेरी बिग वैल्यू as compared to the 10 ohms and 1.3 kilo ohms, so we can ignore these values in comparison with this value, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि अच्छा भाई आप 1,00,000 रुपए के अंदर 4 आने ऐड कर दें तो आपकी रुपए की वैल्यू में कोई कमी बेशी नहीं आएगी, ठीक है। जो बढ़ रहा है तो इतना ज्यादा कोई नहीं बढ़ेगा, तो आप रफली ये कह सकते हैं कि मेरे पास अभी भी 1,00,000 रुपए ही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। तो हमारे केस में तो ये जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन तीनों को ऐड करने से, 10 मेगा ओम सी आ रही वैल्यू। लेकिन यहाँ मैं आपको सिखाना यही चाह रही थी कि बहरहाल जब भी आप ऐसी जगह पर रेजिस्टर्स को ऐड कर रहे हो या जहाँ पर प्रीफिक्स की वैल्यूज चेंज हो तो आप उनको कन्वर्ट जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, एक एग्जांपल और है, इसमें भी हम ए से बी पाथ तक जाते हैं। तो एक ही रास्ता है, ये भी सीरीज सर्किट है, इसमें चारों के चारों रेजिस्टर्स सेम वैल्यू के हैं, तो डायरेक्ट मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ी सी एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। ये एक सर्किट है जो कि स्विचेस के साथ लगा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ए स्विच क्लोज हुआ हुआ है। अगर मेरा स्विच ए क्लोज हुआ हुआ है तो मैं करंट का पाथ चेक करती हूँ। इस जगह से मेरा करंट फ्लो होगा, ए पे जाएगा, ठीक है, और यहाँ से R1 से होता हुआ इस जगह पर पहुंचा। अब वो बी पे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ से रास्ता ओपन है, वो R2 के साथ जाएगा, यहाँ पे पहुंचा। सी में वो नहीं जाएगा क्योंकि रास्ता ओपन है, वो R3 से गुजरता हुआ इधर पहुंचेगा। फिर डी में वो नहीं जाएगा क्योंकि रास्ता ओपन है, फिर वो R4 से गुजरता हुआ नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि जब मैं स्विच ए को क्लोज करूंगी तो मेरे चारों रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में एडअप हो जाएंगे। टोटल रेजिस्टेंस जब स्विच ए क्लोज है तो उस वक्त टोटल रेजिस्टेंस ये होगी। अच्छा, जब मैं स्विच बी को क्लोज करूंगी तो अब स्विच बी को क्लोज करने से जब करंट मेरा फ्लो होगा तो ये स्विच बी मेरा यहाँ पर कनेक्ट हुआ होगा। तो स्विच बी को क्लोज करने से मेरा करंट जो है वो R2, R3 और R4 से गुजरेगा, और R1 मेरे पास अब यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस में ऐड नहीं होगा। स्विच सी को क्लोज करूंगी, ये स्विच सी यहाँ से यहाँ पे क्लोज हो गया, तो अब करंट मेरा यहाँ से, वायर मेरा यहाँ से है कनेक्टेड, तो यहाँ से गुजरेगा R3 और R4 से गुजरता हुआ नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से स्विच डी को जब मैं क्लोज करूंगी तो सिर्फ एक ही ये स्विच यहाँ पे क्लोज हो गया, सिर्फ एक ही रेजिस्टर मेरे पास मौजूद है, तो टोटल रेजिस्टेंस R4 होगा। इस तरह की भी प्रॉब्लम जो है वो आ सकते हैं, और ये प्रॉब्लम मैंने आप लोगों की पिक की है प्रॉब्लम नंबर 26 इस चैप्टर नंबर 5 में से। ये एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है, तो उसमें आपसे पूछा हुआ है कि टोटल रेजिस्टेंस मालूम करें, अगर डिफरेंट स्विचेस आप लोग क्लोज करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हम ये एक रोटरी स्विच, रोटेटरी स्विच जो है वो यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी सर्किट के अंदर एक स्विच के अलावा 2 स्विच भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं बता रही हूँ इस एग्जाम्पल में ये 2 स्विचेस हैं, ये ठीक है। ये एक स्विच है ए बी सी यहाँ पर कनेक्टेड है, और एक स्विच ये है उसमें ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम भी है। तो अब ये कह रहे हैं कि सारी कॉम्बिनेशन के साथ चेक करें कौन कौन से रेजिस्टर्स जो हैं
टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, बारी बारी सारे स्विचेस आपको क्लोज करने हैं। तो बारी बारी करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले ए स्विच क्लोज करेंगे, ए स्विच को क्लोज करने के बाद फिर हम ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम बारी बारी करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए को क्लोज कर दिया। ए को क्लोज करने का मतलब है कि ये जो मेरा यहाँ पर अभी सी के ऊपर नजर आ रहा है, ये सी पे नहीं होगा बल्कि ये ए पे होगा। ए को क्लोज करने का मतलब है कि अगर मैंने करंट को फ्लो करवाना शुरू किया, R1 से गुजरा, अब यहाँ पर इसको दो रास्ते मिलेंगे। एक तो रास्ता ए से जा रहा होगा और एक रास्ता R2 से। R2 से गुजरेगा तो यहाँ से भी उसको ओपन मिलेगा, और आगे से जब वो जाएगा तो ये भी ओपन मिलेगा, क्योंकि ये वाला तो अभी कनेक्शन यहाँ से हुआ हुआ है, तो वो R2 और R3 से नहीं गुजरेगा। जब स्विच ए यहाँ से क्लोज है तो हमारा करंट R1 से गुजरेगा, ए से गुजरता हुआ इधर पहुंच गया जनाब, इस जगह। ये तो बात तय है कि जब स्विच ए क्लोज होगा तो R2 और R3 जो है वो क्या हो जाएंगे, बाईपास हो जाएंगे। सिर्फ R1 एक्टिव होगा ऊपर वाले पार्ट में, R1 इज एक्टिव। ए जो है वो क्लोज हुआ हुआ है, अब करंट इधर आ गया। अब जनाब जब करंट इधर आ गया तो अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सा स्विच क्लोज है। यहाँ पर अगर हम कहते हैं ए प्राइम क्लोज है, इसका मतलब है कि करंट अब यहाँ से गुजरेगा, यहाँ पर आएगा, और इस जगह पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई है, ये यहाँ पर वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब स्विच ए और ए प्राइम क्लोज करेंगे हम, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगी वो R1 ही होगी। जब हम ए को क्लोज करेंगे और बी प्राइम साथ में क्लोज करेंगे, जब हमने ए को क्लोज किया था तो हमें पता चल गया था कि ए को क्लोज करने से सिर्फ R1 एक्टिव है, तो ऊपर वाले पार्ट में R1 तो होगा ही होगा। अब जब हम बी प्राइम को क्लोज करेंगे, यानी कि ये वाला स्विच इधर कनेक्ट कर दिया हमने, तो करंट यहाँ से होता हुआ R5 से होता हुआ नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो ये R5 भी यहाँ पर ऐड हो गया। और फिर ए के साथ में अगर सी प्राइम क्लोज है, जैसे कि अभी हमें तस्वीर में नजर आ रहा है, तो सी प्राइम को करने से एक्टिव हो जाते हैं कौन कौन से रेजिस्टर्स, R4 और R5, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो हमारे पास करंट फ्लो होगा, और टोटल रेजिस्टेंस R1 ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में R4 और R5 हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस ओवरऑल सर्किट में हमें अंदाजा हो रहा है कि जब ऊपर वाला स्विच ए क्लोज होता है तो R1 एक्टिव होता है, बी क्लोज होता है तो R1 R2 दोनों एक्टिव हो जाते हैं, और जब सी क्लोज होता है तो R1 R2 R3 तीनों एक्टिव हो जाते हैं। और नीचे वाले पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, अगर ए प्राइम है तो कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक्टिव नहीं है। बी प्राइम अगर क्लोज है तो R5 एक्टिव है, सी प्राइम अगर क्लोज है तो R4 एक्टिव है। अब इसी तरीके से हम दोबारा से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर हमने ऊपर वाला बी स्विच क्लोज करके रखा हुआ है और साथ साथ नीचे वाले स्विचेस हम क्लोज कर रहे हैं, ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम। अब हमने क्या किया, अब हमने बी प्राइम, बी क्लोज कर दिया, तो बी क्लोज करने से कौन से सर्किट रेजिस्टर्स एक्टिव हो जाएंगे, R1 R2। तो R1 R2 तो अब हमारे पास रहेंगे ही, देखिए R1 R2। अगर ए प्राइम आप क्लोज कर रहे हैं तो कोई भी इसमें सर्किट में रेजिस्टर एक्टिव नहीं है, तो सी R1 और R2 ही रहेगा। बी प्राइम क्लोज करोगे तो R5 ऐड हो जाएगा, ये R5। सी प्राइम क्लोज करोगे तो R4 और R5 दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से जब हम सी को क्लोज करेंगे, तो सी क्लोज करने से हमें पता है कि R1 R2 R3 को होना ही होना है, तो ये R1 R2 R3 तो रहेंगे ही। लेकिन ए प्राइम में अब हमारे पास कोई भी सर्किट नहीं आएगा, रेजिस्टर नहीं आएगा। बी प्राइम में जो है वो R5 एक्टिव हो जाएगा, और सी प्राइम में R4 और R5 दोनों एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा हमारे पास सीरीज ही है ये, लेकिन सीरीज सर्किट के अंदर हम इस तरीके से स्विचेस भी ऐड कर देते हैं कि ऐसी कॉम्बिनेशन हम बना देते हैं कि ये जो है सीरीज सर्किट ही सीरीज में ही लगे हुए हैं, लेकिन बार बार हमें डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस के साथ डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर उस सर्किट के अंदर एक्टिव होंगे। तो ये प्रॉब्लम नंबर 26 है, उसमें मैंने आप लोगों को ये करवा भी दिया है स्विचेस के साथ में, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अब ये दूसरा पार्ट है। हमने सीरीज सर्किट के अंदर देख लिया कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो किस तरीके से हम ऐड करते हैं। जस्ट सिंपली जैसे दो नंबर्स को ऐड अप करते हैं, हम रेजिस्टेंस की वैल्यूज को भी ऐड अप कर देते हैं, और सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भी जगह रेजिस्टर को, रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो हम सीरीज में रेजिस्टर्स को लगाते चले जाएंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट की इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा अब हमें देखना ये है कि करंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सीरीज सर्किट के अंदर। सीरीज सर्किट के अंदर करंट कैलकुलेट करना निहायत आसान है। क्यों? क्योंकि हमने सीरीज सर्किट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सीरीज सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर एक ही पाथ होता है करंट को
फ्लो करने का। और जब उसको पाथ 1 मिलता है तो इसका मतलब ये है कि उस सीरीज सर्किट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सब में सेम ही करंट फ्लो होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि रेजिस्टर 1 के अंदर पास होने वाले करंट I1 की वैल्यू मालूम करें, या रेजिस्टर R2 के अंदर फ्लो होने वाले करंट I2 की मिकदार मालूम करें, या रेजिस्टर R3 के अंदर करंट फ्लो होने की मिकदार मालूम करें, ठीक है, तो ये तीनों करंट में कोई फर्क नहीं है, तीनों करंट सेम है। या अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल करंट इस सर्किट का पता करें, या मैं आपसे कहूँ कि ये सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट का करंट यानी कि IS पता करें, तो ये कोई अलग अलग करंट नहीं है, हमेशा आपको एक ही करंट निकालना होगा। और वो करंट जो है वो ओम्स लॉ से निकालेंगे और वो करंट टोटल करंट कहलाएगा, ठीक है। V इज इक्वल टू IR, या टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस। तो अब हम यहाँ पे टोटल वोल्टेज रखना पड़ेगा विच इज 30, टोटल करंट हम मालूम करना चाहते हैं, और टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट की जो है वो क्या है, ये सीरीज में लगे हुए हैं तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 30 ओम्स है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि इस सर्किट के अंदर जो टोटल करंट है वो 1 एम्पेयर है, और इस सर्किट के अंदर 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है टोटल करंट क्या है तो भी वो 1 एम्पेयर है, I1 क्या है तो भी वो 1 एम्पेयर है, I2 और I3 या IS ये सब 1 एम्पेयर है, और ये जो है वो एक ही वैल्यू होगी करंट की जो सारे कंपोनेंट्स के अंदर फ्लो हो रही होगी। ये करंट की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेशन के जरिए मालूम की है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि वही सेम सर्किट है, आप उसके अंदर एम मीटर के जरिए करंट की वैल्यू जो है वो मालूम करें, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होए कि मैं एम मीटर कहाँ लगाऊं। एम मीटर जो है वो आप कहीं भी लगा सकते हैं सर्किट में, अगर आप इधर लगाएंगे तब भी आपको 1 एम्पेयर करंट मिलेगा, इस जगह कनेक्ट करेंगे तो भी आपको 1 एम्पेयर करंट मिलेगा, यहाँ पे भी 1 एम्पेयर करंट मिलेगा और यहाँ पे भी 1 एम्पेयर करंट मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ सीरीज सर्किट इन विच देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ अ करंट। ठीक है, मेरा ख्याल है ये चीज क्लियर हो गई कि करंट निकालना निहायत आसान होता है। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने हैं प्रॉब्लम नंबर 6 से प्रॉब्लम नंबर 16 तक, पेज नंबर 165 से 166 तक चैप्टर नंबर 5 के प्रॉब्लम्स आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब तीसरी चीज आ गई है। तीसरी चीज जो है वो क्या है, इस सीरीज सर्किट के अंदर हम वोल्टेज को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस निकालना आसान होता है, करंट की वैल्यू निकालना सीरीज सर्किट में आसान होता है। वोल्टेज निकालने के 4 तरीके हमारी किताब में सिखाए हुए हैं सीरीज सर्किट के अंदर, और वो कौन कौन से कह रहे हैं कि आप मेंटली भी जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं सीरीज सर्किट के अंदर सीरीज वोल्टेजेस की वैल्यू, ठीक है। ओम्स लॉ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ से भी कर सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल से भी। हम बारी बारी देखेंगे कि वोल्टेज जो है वो सीरीज सर्किट के अंदर हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं मेंटल एनालिसिस, यानी ज़बानी। तो ये बात जो है वो हम अभी तक सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सिंपल सर्किट होता है तो जितना वोल्टेज हम अपनी सप्लाई के जरिए दे रहे होते हैं उतना ही वोल्टेज जो है वो हमारा किसी भी लोड रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर मैं 30 दे रही हूँ तो 30 से ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, या अगर मैं 30 दे रही हूँ तो 30 से कम ड्रॉप होगा। जितना वोल्टेज हम दे रहे होते हैं विच इज़ वोल्टेज राइज, ठीक है, वो बराबर होता है वोल्टेज ड्रॉप के। तो किसी भी सर्किट के अंदर सबसे पहला रूल तो यही है वोल्टेज मालूम करने का, कि अगर हम ये सीरीज में हमारे पास रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि इन तीनों के अंदर मिला के जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 30 ही होगा, 30 से ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों पॉइंट्स तक 30 वोल्ट्स ही है, ठीक है। और चूंकि ये तीनों रेजिस्टर्स मुझे नजर आ रहे हैं कि ये बराबर बराबर वैल्यू रखते हैं, तो मैं जल्दी से बता दूंगी कि अच्छा भाई फिर वोल्टेज भी इनमें बराबर बराबर ही ड्रॉप होगा। 30 वोल्ट्स है तो 10 वोल्ट्स इसमें, 10 वोल्ट्स इसमें, 10 वोल्ट्स इसमें, ओके। अगर यहाँ पर 100 ओम्स होता, ये भी 100 ओम्स होते, ये भी 100 ओम्स होते, तब भी यहाँ पर 10 वोल्ट्स 10 वोल्ट्स 10 वोल्ट्स ही ड्रॉप होते। क्यों? क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर है, वोल्टेज जो कि 30 वोल्ट्स है टोटल वोल्ट, वो तीनों में बराबर बराबर ड्रॉप होगा। तो कहने का मकसद ये है
कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक नहीं करना है, आपने सिर्फ ये चेक करना है कि वैल्यू बराबर है या नहीं, चाहे 10 ओम्स की वैल्यू हो, चाहे 100 ओम्स की हो, चाहे 20 ओम्स की हो, तीनों अगर सेम वैल्यू के हैं, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि वो कितने ओम्स के हैं, 10 के हैं, 100 के हैं, 50 के हैं, तो बस तीनों अगर बराबर है तो वोल्टेज उनके अंदर क्या होगा, बराबर बराबर होगा, जस्ट मैंने उसको 3 से डिवाइड कर देना है, डेट्स इट। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। और जैसे अब मिसाल के तौर पे ये एक सीरीज में लगे हुए रेजिस्टर्स हैं, 5 वोल्ट्स, 10 वोल्ट्स, 15 वोल्ट्स। ठीक है, तो अब चूंकि ये सॉरी सीरीज में लगे हुए रेजिस्टर्स हैं 5 ओम्स, 10 ओम्स और 15 ओम्स, तो अब ये तीनों की वैल्यू बराबर नहीं है ना। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मैंने यहाँ पर अपनी आसानी के लिए 30 वोल्ट्स दिया हुआ है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अच्छा क्योंकि ये 5 ओम्स है तो यहाँ 5 वोल्ट्स ही होगा, ये 10 ओम्स है तो यहाँ 10 वोल्ट्स ही होगा, ये 15 ओम्स है तो ये 15 वोल्ट्स होगा। ये मैंने अपनी आसानी के लिए ऐसी वैल्यूज सिलेक्ट की हुई थी ताकि मैं वोल्टेज ड्रॉप आपको बता सकूँ। तो यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है टोटल वोल्टेज 30 ही रहेगा, लेकिन कम रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर कम वोल्टेज ड्रॉप होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इस तरीके से जो है वो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये मेंटल एनालिसिस है कि हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू को देखकर एनालाइज कर लें। तो बेसिकली जो है ना, हमें यहाँ पर पता चल गया कि हम सीरीज सर्किट क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सीरीज सर्किट के अंदर हम देख रहे हैं कि हर कंपोनेंट के ऊपर अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होता है। सीरीज सर्किट में करंट हमारे पास सेम होता है हर रेजिस्टर के अक्रॉस, लेकिन वोल्टेज जो है वो हर रेजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट होता है इफ द रेजिस्टेंस वैल्यूज आर डिफरेंट। इफ द रेजिस्टेंस वैल्यूज आर सेम, द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज सेम। ठीक है, तो हम इस सर्किट को वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी कहते हैं कि वोल्टेज तो बहरहाल डिवाइड हो गया ना हमारा, चाहे सेम वैल्यू हो 10 वोल्ट्स 10 वोल्ट्स 10 वोल्ट्स, वोल्टेज तो डिवाइड हो गया। इसमें अलग 30 वोल्ट हम दे रहे थे, लेकिन अब एक कंपोनेंट में 10 आ रहा है, अब एक में 10 आ रहा है, अब एक में 10 आ रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक में 5 वोल्ट्स आ रहा है, एक में 10 वोल्ट्स आ रहा है, एक में 15। तो वोल्टेज को हमें डिवाइड करना होता है जब भी, तो उस वक्त हम सीरीज सर्किट इस्तेमाल करते हैं। तो सीरीज सर्किट का एक फायदा हमें ये पता चल गया कि अगर हमें किसी जगह पे टोटल रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, या कभी हमें ऐसा करना हो कि हमें हर रेजिस्टर के अक्रॉस सेम करंट चाहिए हो, तो फिर हम सीरीज सर्किट में उनको लगाएंगे कि अच्छा भाई सब तमाम के तमाम रेजिस्टर्स के सेम ही करंट फ्लो हो। और तीसरी चीज हमने ये देखी कि सीरीज में अगर हम रेजिस्टर्स को लगाते हैं तो वोल्टेज हमारा डिवाइड हो जाता है, तो ये सीरीज सर्किट को हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी कहते हैं। ये तीनों प्रॉपर्टीज हमें पता चल गई सर्किट के अंदर। अच्छा, चूंकि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज सर्किट के अंदर इंक्रीज होती है, तो डेफिनेटली करंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा डिक्रीज होगा। तो हमें अगर कहीं टोटल करंट डिक्रीज करना चाहते हैं या सेम करंट फ्लो करवाना चाहते हैं कंपोनेंट्स के अक्रॉस, तो हम सीरीज में रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि हाउ कैन वी डिटरमाइन दी वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर मेंटली। ठीक है, एक एग्जांपल इसकी और कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2-3 एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखी है। अब जैसे ये है एक सर्किट, इसमें 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। अब हमने सिर्फ इतना चेक करना है कि वैल्यू बराबर है, फिर छोड़ देंगे इसको, बस हाँ वैल्यू बराबर है। इससे हमें मतलब नहीं है कि 10 ओम है या 100 ओम है या 15 ओम। अगर वैल्यू बराबर है तो जितना वोल्टेज हम दे रहे हैं 20 दे रहे हैं तो दोनों में बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा। 20 दे रहे हैं तो 10-10 रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 100 ओम भी कर दूं तो भी ये वोल्टेज 10-10 ही रहेगा, क्योंकि हम 20 दे रहे हैं ना, तो 20 में से आधा इसमें चला जाएगा, आधा इसमें चला जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी है। 21 वोल्ट दे रहे हैं हम किसी भी सप्लाई के अंदर, और 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू जो है वो क्या है, सेम नहीं है। एक 5 है और एक 10 है। इन्हें समझ लें कि एक 5 है तो एक दूसरी जो वैल्यू है उसकी दुगनी है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 15 है। तो मैंने उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है वोल्टेज को। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये 1/3 यहाँ पर होगा वोल्टेज ड्रॉप, यानी 21 का 1/3, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही 1/3 है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस 15 है, 15 ओम्स की 1/3 रेजिस्टेंस यहाँ पर है और 2/3 यहाँ पर है।
तो वोल्टेज भी 1/3 यहाँ पर ड्रॉप होगा और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 2/3 होगा, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस इस केस में मेरे पास कितनी है, ये मुझे पता है। टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 15 ओम्स है। तो 15 ओम्स अगर मेरे पास टोटल है, तो ये जो रेजिस्टेंस है R1 मेरे पास बराबर है 1/3 ऑफ RT। तो इससे मुझे पता चला कि अच्छा मेरा जो V1 होगा, मेरा V1 भी 1/3 ऑफ V टोटल होगा। समझ आया? ठीक है। इसी तरीके से R2 मेरा जो है वो तकरीबन 2/3 ऑफ RT है। ठीक है। इससे मुझे पता चला कि मेरा जो वोल्टेज है V2 वो भी मेरा 2/3 ऑफ V टोटल होगा। तो ये इस तरह से भी हम एनालाइज करके वोल्टेजेस की वैल्यू को ज़बानी पता कर सकते हैं। अच्छा, एक इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है कि आपको 9 वोल्ट्स गिवन है, 3 रेजिस्टर्स गिवन है, R1 R2 R3, V2 आपको पता है 3.2, V3 की भी वैल्यू आपको पता है 4.7, लेकिन आपको V1 की वैल्यू मालूम नहीं है कि V1 की वैल्यू क्या है, वो आपसे पूछी जा रही है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज आपको पता है 9 वोल्ट्स, उसमें से 4.7 और 3.2 को माइनस कर देंगे तो 1 वोल्ट 1.1 वोल्ट आपका जो है वो आंसर आएगा। तो ये 1.1 वोल्ट आपको पता चल गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आप ज़बानी जल्दी से कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके वोल्टेजेस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अच्छा, जब हमें वोल्टेजेस की वैल्यू पता चल जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो तो वहां से आपने वोल्टेज को का अंदाजा हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको वोल्टेजेस की वैल्यू पता हो तो वहां से आप रेजिस्टेंस की वैल्यूज का अंदाजा कर सकते हैं। जैसे ये जो है ना 4.7 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो रहा है, तो यकीनन R3 की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू R2 एंड R1, और यहाँ पर 3.2 ज़्यादा वोल्टेज है 1.1 से, तो इसका मतलब है कि R2 जो होगा वो R1 से भी बड़ा होगा। तो ये आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि जो है जब मैं रेजिस्टेंस को की वैल्यू को सॉल्व करूंगी तो ये जो है ना मेरे पास आंसर आना चाहिए इसी तरीके से कि R3 की वैल्यू जो भी निकले सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद R2 की वैल्यू होगी, फिर R1 की होगी। अच्छा, अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि कितनी कंपैरिजन करना चाहूँ कि कितनी एक दूसरे से ज्यादा है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैं R2 को और R1 को कंपेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो R की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, V/I। तो अगर ये R2 है तो ये हो जाएगा V2 और I2, तो V2/I2 डिवाइडेड बाय R1। तो R1 की जगह पे मैं V1/I1 लिखूँ। बेसिकली ये एक सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट के अंदर क्या होता है, सीरीज सर्किट के अंदर I2 और I1 तो एक ही होता है, I2 या I1 एक ही होता है, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है विच इज इक्वल टू I2। तो चूंकि ये ऊपर नीचे सेम है, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। मेरे पास रेशियो R2/R1 का निकल आया V2/V1। V2 मेरे पास कितना है 3.2, V1 कितना है 1.1। इनको मैंने सॉल्व किया, 2.9 निकल रहा था, 3 लिखा है मैंने यहाँ रफली। तो मुझे पता चल जाएगा कि R2 जो है वो तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। यहाँ से भी नजर आ रहा है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3। ठीक है, तो अगर ये 1 ओम है तो ये 3 ओम्स होगा, और ये जो है 4.7 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 5 कर लूँ रफली, तो ये 1 वैल्यू हो गई, ये 3 हो गई, ये 5 हो गई। तो ये 1 ओम अगर है तो ये 3 होगा और ये 5 ओम्स होगा इसके कंपैरिजन में। तो R3 और R1 को अगर मैं देखूं तो R3 को अगर मैं R1 से जो है वो डिवाइड करूं तो ये कितना निकल रहा है, डिवाइड करने के बाद इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके जो हमारा आंसर आता है वो आता है 4.2। ठीक है, ये है 3.6 नहीं है, दिस इज 4.2। ठीक है, इट इज अंडरस्टूड कि जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो ये 4.2 निकल रहा होगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि अच्छा भाई R3 जो है वो बराबर है तकरीबन 4.2 टाइम्स ऑफ R1 की। तो ये जो है ना हमें डायरेक्ट एनालिसिस से भी नजर आ रहा है यहाँ। इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 वोल्ट, इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट। तो अगर मैं रेजिस्टर्स निकालूंगी तो अगर यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टर है तो ये तकरीबन उससे 3 गुना ज्यादा होगा।
ये 3 ओम्स का होगा और ये 5 ओम्स का होगा। अगर ये 10 ओम्स का हुआ तो ये 30 ओम्स का होगा और ये 50 ओम्स का होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट एनालिसिस करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी जो है ना वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम स्मार्ट हो जाए सर्किट को सॉल्व करने में, तो हम वर्बली भी सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ वैल्यूज आसान होती हैं, मेंटली हम उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आराम से उस सर्किट की वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने आपको वोल्टेज डिटरमाइन करने का तरीका बताया। वोल्टेज 3-4 तरीकों से डिटरमाइन करते हैं, मेंडल एनालिसिस के जरिए, ओम्स लॉ के जरिए, किरचॉफ्स लॉ से और वोल्टेज से। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं दूसरे टॉपिक जो है वो आप लोगों को कवर करूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।